मेरी शादी का दूसरा दिन था और मेरा मूड बुरी तरह से ख़राब था क्योंकि मुंह दिखाई में मुझे मेरी सास और मेरे शोहर ने एक पतली सी सोने की चैन दी थी, जिसके बारे में मुझे मुकम्मल यकीन था कि ये आर्टिफिशियल चैन ही होगी, क्योंकि इन लोगों की इतनी औकात तो नहीं थी कि सोने की चैन लेते। मैं सोच रही थी कि जब मेरी दोस्तें और मेरी कज़न्स वगैरह मुझसे मुंह दिखाई के बारे में पूछेंगी तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने तो शुरू से ही बड़े बड़े बोल बोल रखे थे कि मैं तो किसी ऐसे घर में शादी करके जाऊंगी कि जहाँ पर गाड़ियाँ होंगी, पैसे की रेल पेल होगी, बड़ा सा आलीशान घर होगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत मुझे इस टूटे फूटे से 2 कमरे के घर में लाकर फेंकेगी। जितनी हसीन और जमील बीवी मेरे रूप में मेरे शोहर को मिल गई थी, इसका तो खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मैं इस शादी को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मुझे तो किसी महल की रानी बनना था, न कि इस छोटे से घर की नौकरानी। इसलिए शादी की दूसरी सुबह ही मेरा मिजाज और मेरा मूड इंतहाई ख़राब था और मैं सोच रही थी कि क्या अब मैं सारी ज़िंदगी सिसकते हुए गुजरेगी। अभी मैं इन्हीं सोचों में मसरूफ़ थी कि मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कहने लगा कि जल्दी करो अपना और मेरा सामान पैक करो, हनीमून पर जा रहे हैं। इसकी बात मुझे एक लतीफ़ा लगी और मैं हंस दी। भला ये हनीमून वाले चौंचले तो अमीरों के होते हैं, गरीबों की बस की बात कहाँ। मैंने कहा कि आप तो सुबह ही सुबह मजाक करना शुरू हो गए। तो वो मुझे कहने लगा कि मैंने तुमसे क्यों मजाक करना है, कुछ ही देर में हमारी दुबई की फ़्लाइट है, तुम जल्दी से अपने कुछ कपड़े बैग में रख लो, मेरा तो बैग वैसे ही तैयार रहता है। मैं तो सुनकर हक्का बक्का ही रह गई कि ये क्या जो मेरे कानों ने सुना, क्या वो सच था कि हम वाकई हनीमून के लिए दुबई जा रहे थे। और मेरा शोहर के यूं कहने का क्या मतलब था कि इसका बैग तो तैयार रहता है, कि इसका मतलब यही था कि वो पहले भी बैरून मुल्क के दौरे पर जाता रहा है। मैंने देखा तो इसने अलमारी से अपना बैग निकाला, जिसमें इसके पहले से ही 2-4 जोड़े पड़े हुए थे और इसका पासपोर्ट वीज़ा वगैरह सब कुछ इसके अंदर था। मैंने कहा लेकिन मेरा तो पासपोर्ट और वीज़ा अभी तक नहीं कोई नहीं बना, तो हम कैसे जाएंगे। तो मेरा शोहर कहने लगा तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मैंने पहले से ही सारा इंतज़ाम कर रखा है, बस तुम जल्दी से तैयारी करो। वो मुझे कहता हुआ बाहर चला गया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी से एक बैग में कुछ कपड़े और ज़रूरी अशिया रखी और हम दोनों एयरपोर्ट की जानब चले गए। दुबई पहुंचकर मुझे यकीन आया कि मैं इस ख्वाबों की सरजमीन पर आ चुकी हूँ। लेकिन मैं हैरान थी कि जितने गरीब घर में मेरी शादी हुई है, तो हम यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए तो लाखों रुपए लगते हैं, इतने पैसे इन लोगों के पास कहाँ से आए। मेरे शोहर ने एक नहायत महंगे होटल में कमरा बुक करवाया था और हम लोग सारा दिन घूमते फिरते और शॉपिंग करते रहते थे। इस बीच मैंने कई बार इससे पूछने की कोशिश की थी यहाँ पर आने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो वो हर बार मेरी बात टाल जाता और कहता कि तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मज़े करवाने आया हूँ और तुम वहीं करो। फिर मैंने भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, ना ही ज़्यादा ज़ोर दिया। मेरे शोहर ने मुझे ब्रांडेड कपड़े और जूते दिलवाए, जहाँ तक कि इसने कुछ ही दिनों में मेरी शॉपिंग पर ही लाखों का खर्चा कर दिया। मेरा हुलिया काफ़ी बदल गया था। मैंने वैसा ही हुलिया बना लिया जिसको बनाने की मैं बरसों से ख्वाहिश रखती थी, मगर पहले गुर्बत और दूसरा अपने घर के माहौल की वजह से मैं कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर पाई। तो अब मैं अपने सारे अरमान यहाँ पर आकर पूरे कर रही थी। मैंने पैंट शर्ट्स पहननी शुरू कर दी और गले में छोटा सा मफरल लिया, खूब मेकअप और बालों के जदीद हेयर स्टाइल के साथ ऊंची एड़ी वाले जूते। मैं तो मुझे अगर कोई देख लेता तो पहचान ही नहीं कर पाता कि मैं वही गरीब सी लड़की हूँ। शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे शोहर को मेरे ऐसे हुलिये पर इतराज़ होगा, मगर इसने मुझे कुछ नहीं कहा था, बल्कि उल्टा मेरी तारीफ़ ही की थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो खासा खुले दिमाग का है और इसे छोटी मोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर मुझे अपने शोहर पर फ़ख्र भी होता और मैं कहती कि अच्छा हुआ कि मेरी शादी इससे हो गई, वरना कोई और होता तो मुझे कभी भी इतने ऐश न करवा सकता था। और इस बात से मुझे हैरानी ज़रूर थी कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, मगर मैंने इस सवाल को पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी शादी अनजान लोगों में हुई थी, हम लोगों पहले इनसे नहीं जानते थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी और मैं ही सबसे ज़्यादा हसीन भी थी।
लोग मेरे हुस्न के सीधे पड़ते नहीं थकते थे। ख़ानदान में सबकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपनी बहू बनाए, मगर मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया था कि मैं रिश्तेदारों में ब्याह कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि सारे रिश्तेदार हमारी तरह के गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, और मैं एक गरीबी से निकलकर दूसरी गरीबी में हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया था कि मैं किसी गरीब आदमी से शादी नहीं करूंगी। मुझे तो किसी अमीर घर में ब्याह कर जाना है, तो तुम मेरे लिए कोई अमीर रिश्ता तलाश करो। अमीर लोगों को भी आजकल जहेज में बहुत कुछ चाहिए होता है, और हम ठहरे गरीब मजदूर लोग, हम लोग लंबा चौड़ा जहेज कैसे बना सकते हैं? इसलिए अमीर रिश्ता कोई आता नहीं था, और जो गरीब रिश्ते मेरे लिए आते इन्हें मैं मना कर देती थी, और मेरी वजह से मेरी दूसरी बहनों के भी रिश्ते छूट जाते, क्योंकि अम्मा अगर किसी को छोटी बहनों के लिए भी रिश्ते का कह देती तो वो लोग आकर मुझे ही पसंद कर जाते थे, और इस बात पर मेरी बहनें बहुत चिढ़ती थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी ख्वाहिश किसी अमीर कबीर घराने की बहू बनने की थी तो मैंने एक गरीब से घर में शादी कैसे कर ली। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने अपने घर वालों को अपनी एक दोस्त के कज़न का बताया था, जो काफ़ी अमीर था और मुझसे शादी करना चाहता था। अगरचा मेरे घर वाले तैयार नहीं थे, मगर मैंने ज़िद करके मना ही लिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इस अमीर लड़के से। इस लड़के के घर वाले भी नहीं मान रहे थे कि वो गरीब घर की लड़की को बहू बनाए, मगर अपने बेटे के इसरार पर हमारे घर में आ गए और मंगनी करके चले गए। कुछ अरसे बाद हम दोनों की ज़िद पर ही शादी की तारीख भी तय हो गई, मगर ऐन बारात वाले दिन जब मैं दुल्हन बनी इसका इंतज़ार कर रही थी तो इसने मुझे कॉल की और बताया कि वो बारात लेकर नहीं आ सकता। वो अपने माँ बाप की बातों में आकर इस मुल्क को छोड़कर जा रहा था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मेरा सारा ख़ानदान जमा था, और बारात नहीं आई। मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती हुई, और हम कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि जाने लड़की की बारात क्यों नहीं आई। पहले तो हमारे घर रिश्ते आते रहते थे, मगर इस वाक़ये के बाद तो कोई हमारे घर रिश्ता लाना भी पसंद नहीं करता था। मगर जाने कैसे फिर मेरे शौहर के घर वालों की तरफ से मेरा रिश्ता पूछा गया, और अम्मा अब्बा ने बगैर कुछ सोचे समझे फ़ौरन हाँ कर दी। मैं जो कि शर्मिंदा थी कि पहले ही मैं अपने माँ बाप को काफ़ी बेइज्जत करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बार एतराज़ नहीं किया कि मैं गरीब घर में नहीं जाऊँगी, बल्कि मैंने चुपचाप शादी कर ली। मगर मैं अंदर से खुश नहीं थी कि मैं क्यों गरीब लोगों में आ गई हूँ। और अब शादी के फ़ौरन बाद ही मेरा शौहर अपने शौहर के साथ यहाँ दुबई आकर घूमना फिरना तो मुझे ख्वाब ही लग रहा था। हम सुबह ही सुबह होटल से निकल जाते और सारा दिन सड़कों पर घूमते फिरते, तस्वीरें खिंचवाते और एक दूसरे की संगत में हंसते मुस्कुराते, और फिर शाम ढले हम वापस आ जाते हैं। मेरा तो जी नहीं भरता था कि मैं तस्वीरें और वीडियोस ही बनवाती जाऊं, और वापस जाकर फिर सबको दिखाऊंगी। जिस होटल में भी हम ठहरे थे मैं वहां के एक एक कोने पर और फिर कमरे में आकर भी बेतहाशा तस्वीर बनवाती थी। मेरे शौहर ने भी मुझे किसी काम से नहीं रोका, बल्कि वो हर काम में मेरा साथ देता था। हमें जहाँ पर घूमते फिरते 5 दिन हो चुके थे, और मेरा ख्याल था कि शायद अब हम जाने लगे हैं, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि अपना सामान पैक कर लो। लेकिन जब हम किसी और होटल में गए तो मैं समझ गई कि लगता है अभी यहाँ पर और काम करना पड़ेगा। वहाँ का मैनेजर शायद मेरे शौहर को जानता था। वो हमें देखकर बहुत खुश हुआ और हमें कहने लगा कि मैं आप लोगों के लिए ख़ास कमरा तैयार करवाया है, आप वहाँ आ जाएं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान में तो इन लोगों के हालात इतने ख़राब हैं कि लगता है इन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती होगी, और जहाँ मेरा शौहर ऐसे खर्चे कर रहा है जैसे करोड़पति हो। जब अपने शौहर से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि तुम किसी को मत बताना कि मैं इतना अमीर हूँ। मैंने पाकिस्तान में सभी को ये बताया है कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि अमीर लोगों से फिर रिश्तेदार पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि बंदा इन्हें अपनी असलियत बताए ही ना। ये बात तो मुझे भी ठीक ही लगी थी कि अगर कोई अमीर रिश्तेदार हो तो फिर बाकी के रिश्तेदार इससे बेवजह के तल्कात बनाते रहते हैं और हर वक्त पैसे मांगते रहते हैं। इस दिन मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी भी ऐसी ही अमीर लोगों से हो। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो कहने लगा यहाँ दुबई में मेरे कुछ दोस्त हैं,
उन्हों के घर वालों ने उनके लिए रिश्ते की तलाश है। अगर कहो तो तुम्हारी बहनों के लिए बात चलाऊं। मैंने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने इस वक्त अपने घर पर फ़ोन किया और इन्हें सारे हालात वगैरह बताए कि देखें मैं जहाँ पर कितनी खुश हूँ और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बहनें और मेरे माँ बाप वो मुझे इस तरह दुबई में देखकर काफ़ी हैरान हुए थे और मुतासर भी। मेरे शौहर ने कहा था कि एक शर्त पर तुम्हारी बहनों की शादी यहाँ के लड़कों के साथ हो सकती है कि अगर तुम लोग पाकिस्तान में इस बात का चर्चा ना करो, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर लोग मुझे कहेंगे कि मैं इनकी बेटियों को भी यहाँ बुलाकर इनकी शादियाँ करवा दूँ। मैंने अपने शौहर के कहने के मुताबिक राजदारी से अपनी दोनों बहनों को यहाँ पर बुलवा लिया। इनके यहाँ पर आने के तमाम इंतज़ामात मेरे शौहर ने किए थे। जिन लड़कों से मेरे शौहर ने मुझे मिलवाया था इनके साथ तुम्हारी बहनों की शादी की जाएगी, वो वाकई बहुत अमीर थे और यहाँ की एक रईस फैमिली से तलक रखते थे। तो मैं अपनी बहनों के लिए बहुत खुश थी कि वो भी यहाँ पर सेटल हो जाएंगी। 2 दिनों के बाद इनका सादगी से निकाह कर दिया गया और वो दोनों अपने शौहरों के संगत रुखसत हो गई। हम अभी तक किसी होटल में मुकीम थे और मैनेजर हम दोनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा शौहर यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, इसलिए वो मैनेजर मेरे शौहर से बहुत अच्छे से आगाह है। मैंने अपने शौहर को कहा कि हम भी हमेशा के लिए यहीं पर रह जाते हैं, तो वो कहने लगा नहीं, हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते, हमें कुछ दिन बाद पाकिस्तान वापस जाना होगा, लेकिन अगर तुम कहोगी तो हम फिर कुछ अरसे बाद यहाँ पर आ जाएंगे। इसने वापसी के लिए टिकट करवा ली जो कि 1 हफ्ते बाद की थी और मैं चाहती थी कि मैं इस 1 हफ्ते को भरपूर गुजार लूँ ताकि मेरे पास अच्छी अच्छी यादें जमा हो जाए। मैंने अपने शौहर से कहा था कि इस 1 हफ्ते में इसे बहुत काम है, लिहाजा मैं होटल में ही रहूँ और वो सुबह का 11 रात को वापस आ जाता था। मैंने नोट किया था कि अब चूँकि मैं अकेले ही होती थी तो वो मैनेजर मुझे अजीब सी नज़रों से घूरता रहता था। मुझे इसकी नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती थी कि इसकी नज़रों में मेरे लिए क्या था। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि इस घटिया आदमी के साथ मेरा आमना सामना ही ना हो। इस दिन मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर थोड़ा सा घूम फिर आऊं, क्योंकि मैं कमरे में बोर हो रही थी। जैसे ही मैंने अपने कमरे से बाहर निकली, मेरा सामना मैनेजर से हो गया, जो मुझे देखते ही मुस्कुराया और मेरे करीब आने लगा। तो मैं डर कर वहाँ से भागकर दोबारा अपने कमरे में बंद हो गई। लेकिन मैं कितनी देर तक कमरे में बंद रह सकती थी। मेरा शौहर तो सुबह का 11 रात को वापस आता था और मैं कमरे में सारा दिन बोर हो जाती थी। तो मैंने यही सोचा था कि मैं भी बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर ही आया करूं, लेकिन इस मैनेजर की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया था। अब मैं सोच रही थी कि मुझे इससे डरने की क्या ज़रूरत है। मैं इससे साफ साफ बात करूंगी और अगर इसने मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। थोड़ी देर बाद मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली। अभी मैं होटल से बाहर निकलने ही लगी थी कि देखा वो मैनेजर भी नीचे ही था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा, बताएं आपको क्या मसला है। लेकिन इसी वक्त जाने कहाँ से मेरा शौहर आ गया और इसे देखकर वो मैनेजर घबरा कर वहाँ से चला गया। मेरे शौहर ने इसे तो नहीं देखा था, मगर मुझे देखकर वो काफ़ी हैरान हुआ। मुझे कहने लगा कि तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस वक्त कमरे में होना चाहिए था। मैंने कहा कि तुम तो सारा दिन बाहर होते हो, तुम्हें बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि मार्केट का ही चक्कर लगा लूँ। तो वो गुस्से से बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बगैर तुम्हें यहाँ निकलने की ज़रूरत नहीं, तो फिर तुम क्यों बाहर निकली। चलो अभी मेरे साथ कमरे में वापस चलो। मैं इसका अंदाज़ देखकर बहुत हैरान हुई थी कि इसने तो मुझे से ऐसे लहजे में कभी बात नहीं की थी और फिर ये खासा लिबर इंसान था। तो फिर मेरे अकेले जाने से इसे क्यों इतराज़ हुआ। कमरे में आकर भी मैंने यही कहा कि अगर थोड़ा मसरूफ़ हूँ मगर तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगे। वो शायद कोई सामान वगैरह लेने आया था। कुछ देर के बाद वो अपना छोटा सा बैग लेकर दोबारा बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले मुझे ताकीद करना नहीं भूला कि मैं कमरे में ही रहूं। मेरे शौहर के जाने के बाद की बात थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और वहीं मैनेजर इजाज़त लेकर अंदर आया और कहने लगा कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहना था कि तुम काम अपने शौहर के लिए करती हो, भला इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा, सारे पैसे तो तुम्हारा शौहर ले लेता है।
तुम वही काम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, हीरे और जवाहरात में तोल दूंगा। मैंने ना समझी और उलझन से इसे देखा कि वो ये क्या बात कर रहा है। मैं क्या काम करती हूँ भला अपने शोहर के लिए? मैं तो कुछ भी इसके लिए नहीं करती। लेकिन इसने मेरी तरफ देखे बगैर अपनी बात जारी रखी और कहने लगा, तुम मुझे कल तक सोच कर बता दो। अगर वही काम तो मेरे लिए करोगी तो तुम्हें बहुत ही फायदा होगा, लेकिन जब तक अपने शोहर के लिए काम करती रहोगी तुम्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। वो तो ये कहकर बाहर चला गया, मगर मुझे अच्छे खासे शक में मुब्तला कर गया कि आखिर मेरे शोहर ने इसे अपने काम के मुतल्लिक ऐसा क्या बता रखा है कि ये मुझसे डील ही करने आ गया। मेरे शोहर ने मुझे यही कहा था कि इसका यहाँ पर छोटा मोटा सा कारोबार है और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। दुबई की चीज़ों को पाकिस्तान और पाकिस्तान की अशिया की दुबई तिजारत करता है। तो फिर वो मैनेजर किस काम की बात कर रहा था? काफ़ी देर मैं सोचती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर थक हार कर मैंने इस बात को अपने जहन से निकाल ही दिया और अपनी बहन को कॉल मिलाने लगी। लेकिन अजीब बात थी, ना तो एक बहन कॉल उठा रही थी और ना ही दूसरी। मैं पिछले 3 दिन से इन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता था कि वो भी अपने हनीमून को एंजॉय कर रही हैं और मसरूफ़ हैं, तभी मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही। मैं जहाँ कमरे में कैद नहीं रह सकती थी। जाने ये मेरे शोहर ने मुझ पर कैसी पाबंदी लगा दी थी, 2 दिनों में ही उकता गई थी। आखिर तीसरे दिन मैंने सोचा कि मेरे शोहर को क्या पता चलेगा कि मैं कमरे से बाहर निकली हूँ या नहीं। थोड़ी देर के लिए बाहर ताज़ा हवा में सांस लेने चली जाती हूँ और आधे घंटे के बाद वापस आ जाऊंगी। यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकली तो वो मैनेजर फिर से मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि तुमने क्या सोचा? फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी डील मंजूर करोगी या नहीं। मैंने इसे कहा कि देखो, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो अपने शोहर के लिए कुछ भी नहीं करती, बल्कि इसका यहाँ छोटा मोटा सा कारोबार है। मैंने तो कभी सारी ज़िंदगी काम नहीं किया, तो अब तुम किस काम की उम्मीद रख रही हो मुझसे? वो कहने लगा, यहाँ तो फिर तुम बहुत ही मासूम हो या फिर मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि तुम्हारे शोहर का क्या काम धंधा है? अगर नहीं मालूम तो फिर तुम इसकी मदद कैसे कर रही हो और क्यों कर रही हो? मैं चकरा के रह गई और कहा कि तुम मुझे खुलकर बताओ कि क्या बात कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। कहने लगा कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, इसे देखकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। लेकिन वो वीडियो मैं तो यहाँ नहीं दिखा सकता। यहाँ हर तरफ कैमरे हैं और हमारी एक एक हरकत को देखा जा रहा है। तुम ऐसा करो कि होटल की पिछली साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ आकर वीडियो दिखाता हूँ। मैं इस सारे मामले को लेकर शक में मुब्तला हो गई थी और मुझे लग रहा था जैसे कुछ तो गलत है। मुझे शायद इस मैनेजर की बात मानकर पिछले हिस्से में नहीं जाना चाहिए कि कहीं मेरे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए, मगर मैं अभी तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गई थी और ये जानना चाहती थी कि मेरे शोहर का ऐसा क्या काम है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी होटल की पिछली तरफ आ गई। 10 मिनट के बाद वो मैनेजर भी आ गया। इसके हाथ में एक मोबाइल था। इसने आते ही एक वीडियो मेरे सामने कर दी और कहने लगा कि ये वीडियो देख लो, फिर तुम्हें मेरी सारी बातों की समझ आ जाएगी। वो वीडियो मैंने देखी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि इस वीडियो में तो मेरी बहनें नज़र आ रही थी, जिनको मैं और मेरा शोहर अपने साथ लेकर एक होटल में दाखिल हो रहे थे। ये तब की बात थी जब हम इन्हें यहाँ पर दुबई लेकर आए थे। मैं हैरान हुई और कहा कि ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो हंसते हुए कहने लगा कि ये मत पूछो कि ये मेरे पास कहाँ से आई। ये देखो कि इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि तुम भी अपने शोहर के साथ इसके कारोबार में बराबर की शरीक हो। मैं तो चीख ही पड़ी और कहा कि कैसा कारोबार? ये तुम क्या बात कर रही हो? ये दोनों तो मेरी बहनें हैं जो पाकिस्तान से दुबई आई थी। मैं और मेरा शोहर ही इन एयरपोर्ट से रिसीव करने गए थे और अपने साथ लेकर एक होटल में आ गए थे। इस वीडियो में तुम्हें कहाँ से कोई कारोबार नज़र आ रहा है? मेरी बात सुनकर वो एकदम चौंक सा गया। इसे शायद मालूम नहीं था कि वो जिन लड़कियों की वीडियो मुझे दिखा रहा है वो मेरी ही बहनें हैं। एकदम इसने मेरे हाथ से अपना मोबाइल खींचा और भागता हुआ वहां से चला गया। तो मैं भी उलझते हुए अपने कमरे में आ गई कि ये आखिर मुझसे चाहता क्या था, और मुझे तो इसकी किसी बात की समझ नहीं आई थी। रात को कमरे में ही खाना जाता था और जब मैं खाना खाकर सो जाती थी तो फिर कहीं जाकर मेरा शोहर वापस आता था। आज जब खाना आया और खाने के लिए जैसे ही मैंने ट्रे से ढक्कन हटाया
तो एक कागज़ पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक गई। इस कागज़ को मैंने खोल कर देखा तो इस पर एक ही बात लिखी हुई थी, 1 घंटे के बाद जहाँ पर पुलिस का छापा पड़ेगा, अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगी तो तुम पुलिस के हाथ आ जाओगी। ये तहरीर किसने भेजी थी और क्या ये कोई संगीन मजाक हो रहा था? भला पुलिस होटल पर रेड क्यों करेगी और फिर कार भी क्या लेगी? तो मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मैंने क्या गलत किया है? मैं तो अपने शोहर के साथ कानूनी तौर पर इस मुल्क में आई थी और कानूनी तौर पर ही इस होटल में रह रही थी। अभी रात के 8 बजे थे और मेरे शोहर की वापसी 12 बजे से पहले नहीं होनी थी। मैंने इसे कॉल करने की बहुत कोशिश की मगर वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। अगर ये बात सच होती तो फिर मैं क्या करती? अभी मैं यही सोच ही रही थी कि इस वक्त मुझे मेरे शोहर की कॉल आई। वो मुझे कहने लगा कि मैंने तुम्हें अभी अभी एक पैगाम भेजा है, तुम ऐसा करो कि जल्दी से हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें वगैरह पैक करो और नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने शुक्र का सांस लिया कि ये मेरे शोहर ने ही भेजा था। मैंने जल्दी से सारी चीज़ें पैक की और होटल के दरवाजे से बाहर निकलने ही लगी थी कि अचानक मुझे अपने पीछे इस मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे कुछ कह रहा है। मैं बाहर निकलकर जल्दी से गाड़ी में बैठी और मेरा शोहर वहाँ से गाड़ी भगा कर ले गया। मैंने मशकूक अंदाज में पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस होटल पर रेड पड़ने वाली है? कहने लगा कि बस ऐसी खबरें मिल ही जाती हैं, तुम शुक्र अदा करो कि तुम वक्त पर वहाँ से बाहर निकल आई। मैंने कहा कि मुझे मेरी बहनों के पास मिलाने के लिए ले चलो क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे इनकी फ़िक्र हो रही है कि कहीं वो किसी मुसीबत में ही ना हों। मेरा शोहर कहने लगा कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तुम इनकी फ़िक्र ना करो। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इनके शोहरों से बात हुई है, हमें अभी पाकिस्तान के लिए निकलना होगा। कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट है। जब हम दोबारा यहाँ आएंगे तो तुम इनसे मिल लेना। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक हर तरफ से पुलिस की सायरन की आवाज़ें आने लगी और एक गाड़ी ने हमारा रास्ता भी रोक लिया। मेरा शोहर पुलिस की गाड़ी को देखकर डर गया और इसके मुंह से निकला कि इनको मेरे बारे में किसने खबर दे दी। मैंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि इनको मैंने तुम्हारे बारे में कॉल करके खबर दी है और मैं बाहर आ गई। पुलिस ने इसे हथकड़ियाँ पहनाना शुरू कर दी। मेरे जहन में वो मंजर घूमा जब बाहर निकलने से पहले वो मैनेजर कुछ कह रहा था। मैंने मुड़कर इसे देखा तो इस मैनेजर ने मुझे कहा था कि अपने शोहर से मोहतात रहना क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी असलियत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तुम एक मासूम लड़की और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे दूर हो जाओ। और हाँ, सबसे पहले अपनी बहनों को बचाओ। वो शख्स फ्रॉड है, तुम्हारी बहनों को बेच चुका है। मैं तो सुनकर दंग ही रह गई थी। बाहर निकलते निकलते मैं पुलिस को कॉल कर चुकी थी। तफ्तीश के बाद वो जो हक़ाइक़ सामने आए थे वो ये थे कि मेरा शोहर एक धोखेबाज शख्स था। वो लड़कियों से निकाह करके इन्हें पाकिस्तान से यहाँ लाता था और फिर इन्हें यहाँ बेच देता था। इसके साथ ही लड़कियाँ मुख्तलिफ हीलों बहानों से पाकिस्तानी लड़कियाँ घेर कर जहाँ दुबई बुलवाती थी, फिर इन्हें जहाँ अमीर अरबी शेखों के पास भिजवा दिया जाता था। मेरे शोहर ने मुझे और मेरी बहनों को बेवकूफ़ बनाकर इन्हें भी यहाँ बुलवा लिया और इनके साथ भी यही किया। वो मैनेजर मेरे शोहर के बारे में सब जानता था और इसको ये गलत फहमी थी कि मैं अपने शोहर के साथ मिलकर ये काम करती थी। इसी वजह से इसने मुझे अपने साथ काम करने की ऑफ़र की क्योंकि इसका होटल भी इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। मेरे शोहर को मुझ पर नज़र रखी हुई थी और इसको इसके आदमी ने बताया था कि वो होटल का मैनेजर मुझे इसके खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए मेरे शोहर ने इससे बदला लेने के लिए इसकी मुखबरी कर दी और इसके होटल पर रेड करवा दी। मगर अब वो खुद भी पकड़ा गया था। इसका इरादा अब मेरे साथ भी वही सब करना का था जो बाकियों के साथ करता था। वो तो बर वक्त मैंने दिमाग इस्तेमाल किया और पुलिस को कॉल कर ली और बच गई। दुबई पुलिस ने छापे मारे थे और सभी मुलव्वस अफराद पकड़े गए थे। मेरी बहनों को भी रहा करवा लिया गया था और हम तीनों को पाकिस्तान भेज दिया गया था। ये सब मेरा कसूर था। मुझे शुरू से ही मशकूक हो जाना चाहिए था, मगर मैं नज़रअंदाज करती रही और न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बहनों की ज़िंदगी भी ख़राब की। काश मुझे अमीर बनने का लालच नहीं होता। मेरे लालच की वजह से ये दिन देखने को मिला। इसको तो दुबई में ही सज़ा हो गई थी,
मगर मैं जहाँ पाकिस्तान में जो कुछ सह रही थी, ताने तंज और लोगों की बातें, वो भी सजा ही थी। अब आते हैं कहानी के एक और रुख की जानब, जहाँ हमारा माशरा मर्दों के साथ यानी शोहर हजरात के साथ नाइंसाफियाँ करता है। बीवियाँ शोहर के लिए सजने संवरने को तैयार ही नहीं। शोहर जैसे ही घर में दाखिल होता है तो वहीं गर्द आलूद चेहरा, बोसीदा लिबास, खुश्की भरे बाल और मर्दाना आवाज़ निकालते हुए मुंह बनाकर गुस्से में कहती हैं, फलां चीज़ लाना भूल गए होंगे, मालूम है मुझे आपसे एक काम ढंग से नहीं होता, वगैरह वगैरह। इस तरह शोहर आस्ता आस्ता बीवी से दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसे बीवी से ज़्यादा मोबाइल, टेलीविज़न और दोस्तों में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। ईमान और दिल में खुदा का डर होता है तो नफ्स पर काबू किए रखता है, और कहीं ईमान कमज़ोर, खौफ खुदा कम हो तो बाहर ख्वातीन से तलक बना बैठता है। हर शख्स अपनी बीवी को जवान, तरोताज़ा और खूबसूरत देखना चाहता है। हर शख्स चाहता है कि इसकी बीवी रोमानवी अंदाज में गुफ्तगू करे, लेकिन ख्वातीन की तरफ से जवाब मिलता है कि बच्चों के बाद ये सब नहीं होता, बच्चे कौन संभालेगा, घर के कामकाज कौन करेगा। और फिर इसका नतीजा कुछ यूँ निकलता है कि शोहर मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं, दोस्तों में मसरूफ़ रहते हैं, ऑफिस काम से ध्यान ही नहीं हटता, घर देर से आते हैं। अगर एक औरत अपने कमरे का माहौल शोहर के लिए रोमानवी बना कर रखे, शोहर खुद को शोहर के लिए तैयार किए सज संवर कर रहे शोहर से गुफ्तगू के दौरान आवाज़ में नरमी अपनाए रखे, तो शोहर दोस्तों में जाना तो दूर बल्कि अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले आएगा। वो कबीरा गुनाहों की तरफ न जाए और गैर महरमों से पर्दे का हुक्म दिया गया। लेकिन जहाँ तो मामला उलट है कि घर में शोहर के सामने बीवी के हाथों में से प्याज और लहसुन की खुशबू आ रही होती है, और बाजार जाते वक्त आधे आधे परफ्यूम और स्प्रे हवा में उड़ा दिए जाते हैं। बाज़ जगह मर्दों में भी ये खामियां हैं कि बीवी के पास जाएं तो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, बल्कि इसी तरह मर्द को भी चाहिए कि खुद को साफ सुथरा रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, बालों में कंघी और हल्की खुशबू का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बाहर से पसीने में भरा आए और बदबू से आसपास माहौल ख़राब कर दें। बाहर की टेंशन को घर वालों पर मुसलत ना करें। मतलब बीवी को भी अपना शोहर जवान, खूबसूरत अच्छा लगता है। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में दोनों का एक दूसरे के लिए सजना संवरना, एक दूसरे के लिए तैयार होना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इससे मोहब्बत बढ़ती है, बोरियत दूर भागती है, घर का माहौल खूबसूरत रहता है। बीवी के मामलात इसलिए ज़्यादा डिस्कस किए कि अक्सर व बेशतर बीवियाँ बच्चों और घर के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाती हैं कि शोहर के लिए सजने और संवरने के लिए वक्त नहीं निकाल पाती, जिससे शोहर आस्ता आस्ता बीवी से दूर होने लगता है। मुख्तसर सी बात है, फारग आजकल कोई भी नहीं। जहाँ ख्वातीन के पास काम के अनबार लगे होते हैं, वहाँ मर्द भी दिन भर कमाने वास्ते अपनी जान जलाता है। वक्त निकलता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। और एक दूसरे के लिए सजना संवरना तो इस रिश्ते के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर इसलिए दोनों में से किसी को फुर्सत नहीं मिलती तो माजरत के साथ अर्ज़ ये है कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके